प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे व्याख्यान का विषय है प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण समझने के पहले हमें वातावरण को ठीक से समझना होगा। वातावरण हमारा दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। जो इकोसिस्टम, वातावरण क्या है? वातावरण का एक पार्ट इकोसिस्टम होता है या वातावरण को भी कहते हैं। तो वातावरण यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनता है, या दो प्रकार के घटक इसमें कह सकते हैं। एक तो एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक, और दूसरा क्या है? बायोटिक। एबायोटिक में निर्जीव चीजें आती है और बायोटिक में सभी सजीव चीजें, जिसमें पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी जीव आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं वातावरण का। यानी वातावरण दो प्रकार की चीजों से मिलकर बनता है, एक निर्जीव और दूसरी तरफ क्या होती है? सजीव चीजें होती है। जो निर्जीव चीजें हैं ये दो प्रकार की हो सकती है। तो भौतिक और रासायनिक जैसे दो चीजें होती है। तो भौतिक कंपोनेंट होता है, यानी फिजिकल कंपोनेंट हम कह सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट क्या है? वह कंपोनेंट जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना समझ ना, केवल महसूस किए जाते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट। और दूसरा केमिकल कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट। यानी वातावरण तमाम प्रकार के केमिकल से मिलकर, कंपोनेंट मिलकर बना है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ है ना, गैसों का मिश्रण है। वातावरण ऐसे थोड़ी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें, बहुत सारे गैसेज हैं ना, कई तरह के पदार्थ हैं ना, जिसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट, प्रत्येक जीवधारी न्यूट्रिएंट इसी वातावरण से लेता है और बाद में मरने के बाद फिर से वातावरण को दे देता है। तो इस तरह से वातावरण में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। एक तो फिजिकल कंपोनेंट, और केमिकल कंपोनेंट क्या होगा? एबायोटिक, इसकी निर्जीव चीजें हैं वातावरण की। और बायोटिक में क्या है? सजीव, यानी सभी लिविंग चीजें, यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए, मूल रूप में देखें तो वातावरण जैसे देखा जाए कि एबायोटिक और बायोटिक, तो एबायोटिक दो फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट होंगे, और बायोटिक में क्या आता है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इस तरह से प्रत्येक वातावरण, यानी हमारा जो वातावरण है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट। यानी ये तीन चीजें मिल करके ही हमारा वातावरण क्या बनाती हैं। यानी हमारा वातावरण इन तीन चीजों के मिलने से बना हुआ है। फिजिकल में क्या आ जाएगा? सनलाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई ना, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गई ना। अभी टेम्परेचर देखिए डाउन जा रहा है, उसका प्रभाव हमें महसूस हो रहा है। टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाएगा, उसका भी प्रभाव हमें महसूस होगा ना। क्लाइमेट का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पीएच अभी गड़बड़ हो जाए, हमारी एंजाइम्स जो है काम करना बंद कर देंगी ना। प्रत्येक, आप जानते हो कि शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, में एक खास पीएच पे होती है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं एक खास पीएच पे काम करते हैं, जो इनका ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। इसी तरह से एक खास टेम्परेचर भी जरूरी है एंजाइम के लिए। 25 से 40 डिग्री के बीच एंजाइम अच्छे से काम करते हैं। टेम्परेचर इससे नीचे जाने लगता है तो एंजाइम निष्क्रिय होने लगते हैं, और अगर इसके ऊपर जाता है तो एंजाइम नष्ट होने लगते हैं, समझे ना। तो इस तरह से इन तीनों में क्या है? एक निश्चित संतुलन होना जरूरी है। वातावरण सामान्य रूप से संतुलित होता है, यानी एक निश्चित रूप सीमा में क्या होगा? फिजिकल कंपोनेंट होगा, केमिकल कंपोनेंट जो उसका एक रेशियो है वो होना चाहिए, होता है सामान्य रूप से, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी संतुलित होता है, जितना वातावरण में जो चीजें होनी चाहिए वो रहती हैं। लेकिन अगर यही इन तीनों में असंतुलन पैदा हो जाए, या तीनों में से किसी एक में असंतुलन पैदा हो जाए, तो वातावरण स्वस्थ नहीं रह सकता, यानी वातावरण संतुलित नहीं रह सकता। यही वातावरण का जो असंतुलन होता है, यही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यानी वातावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो नहीं होना चाहिए हो जाए, तो क्या कहलाता है?
पॉल्यूशन कहलाता है, यही प्रदूषण है। तो वातावरण तीन चीजों से मिलकर, एक तो भौतिक घटक, रासायनिक घटक और जैविक घटक, ये तीन घटक होते हैं वातावरण। समझ में आ गया ना? अब हम इसको पॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं आराम से। तो वातावरण इन तीन चीजों से बना है, वो है, ये तीन चीजें कौन कौन है? पहला है फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा क्या है? केमिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट माने घटक जिसे कोई चीज बनता है, कंपोनेंट, ठीक है। और तीसरा क्या है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो हमारा वातावरण तीन चीजों के मिलने से बनता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों से। और इनमें होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए, अवांछनीय मतलब जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। समझो ना? वातावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। समझ में आ गया ना? तो एक लाइन की परिभाषा हमने आपको बता दिया। अब इसी से मिलती जुलती परिभाषा जितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं उनकी भी बताएंगे। पॉल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है? तो पॉल्यूशन 5 प्रकार का हो सकता है बेसिक रूप से। एक पॉल्यूशन आप शायद ना जानते हो, लेकिन उसको भी हम अभी यहां डिस्कस करेंगे। 4 पॉल्यूशन तो आप जानते हैं। वो 4 पॉल्यूशन क्या जानते हो? एक तो सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 तो आप जानते हो, लेकिन इस समय एक और कंपोनेंट कह सकते हैं इनका, जो है एक जो प्रदूषण के रूप में उभर रहा है, वो लाइट पॉल्यूशन है, ठीक है। और लाइट कैसे पॉल्यूशन, इसको भी हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, यहां स्पष्ट कर देंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं। तो पॉल्यूशन स्पष्ट हो गया कि वातावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन क्या है? प्रदूषण है। ये प्रदूषण इस आधार पर क्या हो सकता है? पॉल्यूशन जो टाइप अगर देखें इसका, तो ये पहला क्या हो गया? सॉइल पॉल्यूशन, या पहले हम एयर से शुरू करते हैं, हवा से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है पूरी दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लेशन भी इसी से जुड़ा हुआ मसला है ना। दूसरा है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तीसरा है लैंड पोल्यूशन, लैंड या इसी को क्या कहते हैं? सॉइल पोल्यूशन। मृदा का प्रदूषण। चौथा हो गया साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। और पांचवा है लाइट पोल्यूशन, प्रकाशीय प्रदूषण। इस समय पूरी दुनिया में चर्चा अपना ध्यान सबकी ओर, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, लाइट पोल्यूशन, ठीक है, प्रकाशीय प्रदूषण। तो पहला हो गया एयर पोल्यूशन, दूसरा प्रकार क्या हो गया? वाटर पोल्यूशन। तीसरा प्रकार हो गया लैंड या सॉइल पोल्यूशन। चौथा हो गया साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। और पांचवा लाइट पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से प्रदूषण 5 प्रकार का होता है, ठीक है। बाकी और कोई पोल्यूशन कहे, कोई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहे, कोई और पोल्यूशन बताया, तो सब इसी में समाहित है, ठीक है। तो अब देखते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। वही चीज, वायु के भौतिक, रासायनिक, जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण है। जैसे जो प्रदूषण की हमने परिभाषा बताया, उसी परिभाषा से हम सारी परिभाषाएं बता देंगे, ठीक है। तो वायु में भी क्या है? भौतिक तत्व है ना, रासायनिक तत्व है, रासायन मतलब गैसों का मिश्रण है ना, रासायनिक तत्व है। और जैविक में बहुत सारे जीव जंतु भी हवा में है ना, सूक्ष्म जीव हैं बहुत सारे। तो कहने का मतलब वायु के यानी हवा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय
परिवर्तन क्या है? वायु प्रदूषण है ना। कहते नहीं कि हवा सांस लेने लायक नहीं, यानी उसमें रासायनिक तत्वों की अधिकता हो गई है, या हवा में स्मेल आ रही, दुर्गंध आ रही है, कोई जानवर मर गया है उसकी स्मेल आ रही है, तो क्या जैविक तत्व है इसमें ना, है कि नहीं? तो इस तरह से तो हवा के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय मतलब जो नहीं होना चाहिए अगर हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। इसी तरह से जल प्रदूषण को हम डिफाइन कर सकते हैं, जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण है। इसी तरह से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण है, ठीक है। लेकिन ध्वनि में आपको, ध्वनि तो क्या है? भौतिक चीज। ध्वनि और प्रकाश ये दो चीजें क्या है? भौतिक चीजें हैं। यहां ना कोई केमिकल है, ना है ना बायोलॉजिकल, यहां ये दो चीजें नहीं होंगी इसमें, ठीक है। तो ध्वनि क्या है? अपने आप में भौतिक चीज है, यानी ध्वनि के भौतिक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन, ध्वनि की जो एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 40 डेसिबल से 40 से 45 डेसिबल के बीच हमारी जो ध्वनि है हमारे लिए हितकर है। इससे अगर ऊपर ध्वनि की तीव्रता जाएगी, ध्वनि को मापने का मात्रक क्या है? डेसिबल है, डेसिबल में नापा जाता है। और WHO का जो है वो है मापदंड है कि 45 डेसिबल, सामान्य रूप से 40 डेसिबल माना जाता है, लेकिन WHO ने जो निर्धारित किया है 45 डेसिबल से ऊपर अगर आप ध्वनि लगातार ग्रहण कर रहे हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है, ठीक है। तो 40 से 45 डेसिबल के बीच की जो ध्वनि होती है वही हमारे लिए हितकर होती है, उससे ज्यादा तीव्रता की ध्वनि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कैसे हानिकारक होती है उसको अभी हम बताएंगे, ठीक है। और जो पांचवा प्रदूषण हमने बताया लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही हमारे लिए ठीक है, लेकिन यही प्रकाश लगातार अगर बना रहे तो ठीक नहीं है। अगर हमारे लिए भी ठीक नहीं भाई। कुछ लोगों को लाइट अगर जलती रहे तो नींद नहीं आती, कहते हैं लाइट बुझा दो लोग ना, लाइट बुझा देने से नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक को निर्धारित करने वाली पीनियल ग्लैंड है उससे एक हार्मोन मेलेटोनिन स्रावित होता है ना, जिसे नींद का हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर उसकी मात्रा निर्भर करती है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, रात्रिचर हैं, जो रात में सारी क्रियाएं करते हैं, जनन से लेकर के शिकार आदि। उनका अगर हम लगातार लाइट जला दें, चारों तरफ जगमग कर दें, तो वो जीव जंतु क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका सारी जीवन चक्र पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पक्षी बेचारे जो दिन भर दाना चुग के आए हैं, बढ़िया मेहनत करके आए हैं और अगले सुबह फिर जाने की तैयारी में, उनको रोज कमाना रोज खाना वाला हिसाब है उनका, यानी रोज खाना, शाम को लौटना, फिर उसी के लिए निकल जाना सुबह ना। लेकिन अगर रात में हमने हाइलोजन लगा दिया, चारों तरफ फ्लड लाइट लगा दी, तो बेचारे सो नहीं पाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे पूछते होंगे अपने मम्मियों से, मम्मी ये सब क्या है, क्या हो रहा, सुबह कैसे जल्दी हो गई ना। उसमें कोई समझदार पक्षी जो होता होगा, जो बहुत अनुभवी होगा, वो कहेगा कि बेटा सब इन मनुष्य जो इंसान है इन्हीं सबकी खुरापात है, ये हम लोगों को जीने नहीं देना चाहते हैं ना। तो ये चीजें हैं। तो लाइट इस तरह से क्या है? पॉल्यूशन के रूप में, बहुत बड़े पॉल्यूशन के रूप में उभर रहा है ना। इसी इतने में आपको लग गया होगा, फिर बहुत सारी चीजें बताएंगे लाइट के बारे में, कैसे पॉल्यूशन करते, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है, पॉल्यूशन है ना। अगर लाइट को अनावश्यक अगर इसका वो किया जाए, फैलाव किया जाए ना, अगर आपको लाइट है घर में जलाइए, एक निश्चित सीमा में जलाइए ना, लेकिन चारों तरफ आप जगमग करिए, फिर नहीं। आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो उसमें चारों ओर सजा दीजिए, तो उससे और जो धरती पे और जो जीव है, केवल इंसानों के लिए थोड़ी है धरती, धरती सभी जीवों का घर है ना, तो उनकी दिनचर्या विचारों की प्रभावित हो जाती है। जो रात में सोते हैं वो दिन में फिर निकले, भाई उनको भी आराम चाहिए ना, उनका आराम आप छीन लेते हैं। बहुत सारे रात्रिचर जीव हैं, रात में सारी क्रियाएं करते हैं, उनका वो आप प्रभावित कर देते हैं ना पूरा, तो ये ठीक नहीं है। तो ये मैं समझता हूं पॉल्यूशन को लेकर के आपकी जो समझ है विकसित हो गई है ना, कि प्रदूषण क्या है? भौतिक, रासायनिक, जैविक घटक, 3 घटक होते हैं, इनमें होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण है। अगर ये हवा में हो रहा है, हवा के भौतिक, रासायनिक, जैविक में हो रहा है तो वायु प्रदूषण, जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक में हो रहा है तो जल प्रदूषण, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक में हो रहा है तो मृदा प्रदूषण हो गया। और ध्वनि तो भाई और लाइट जो है भौतिक चीजें हैं, इनके भौतिक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन क्या है? साउंड पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन हो गया ना।
इस तरह से हमने पांचों प्रकार के पोल्यूशन को अच्छे से डिफाइन कर दिया। समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम उन पदार्थों की बात करते हैं जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं, यानी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट कहा जाता है इनको। इसको थोड़ा हम कलर्ड चार्ट का यूज करते हैं। पॉल्यूटेंट वह पदार्थ जिनसे प्रदूषण होता है क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट, यानी प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉल्यूटेंट कई आधारों पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। वातावरण में उपस्थिति या के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, वातावरण में पहले से उपस्थित है या बाद में बनते हैं। ठीक है, इस आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट द्वितीयक प्रदूषक। ठीक, तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, ये दो प्रकार है प्रदूषकों के। प्राथमिक प्रदूषक पहले से ही वातावरण में रहते हैं। ये वातावरण में पहले से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, CO2 हो गई, SO2 हो गई, SO3 हो गई ना, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गया NO2, NO3, ये सब ना, ये सब क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषक है। ये कहां? वातावरण में ही, हमारे वातावरण में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो द्वितीयक प्रदूषण होते हैं वो वातावरण में शुरू से नहीं होते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरण के विभिन्न तत्वों से क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, इनमें कौन आता है? ओजोन आती है, O3। ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं के क्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। और एक पैन है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है? पैन, पैरोक्सी का फुल फॉर्म है पैरोक्सी एसिटिल, एसिटिल नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ठीक है, उनकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनकी क्रिया होती है और इसे पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी ये कहां बनते हैं? इसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है। इसके कारण प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण होता है, जो कि जीवधारियों के लिए क्या होती है? घातक होती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइडों की क्रिया से बनता है वातावरण में। ठीक है, और इससे किसका निर्माण होता है? पैन का निर्माण होता है। ऐसे ओजोन का ऑक्सीजन की क्रिया से क्या किसका निर्माण होता है? परस्पर अणुओं के ओजोन का निर्माण होता है। तो क्या है? पहले से वातावरण में नहीं होते। ये प्राथमिक प्रदूषकों की, ठीक है, परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। कहां? वातावरण में बाद में बनते हैं, शुरू से नहीं होते वातावरण में। इनका निर्माण क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरण से क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? बाद में होता है। ठीक है, तो इसमें ओजोन और पैन। तो जब कभी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक सब जानते हैं, तो द्वितीय प्रदूषक में आप जानिए दो चीजें हैं, एक ओजोन और दूसरा पैन। इसका फुल फॉर्म होता है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, एक तो ये हो गया एक आधार। दूसरे आधार पे हम पॉल्यूटेंट और दूसरी तरह से अगर बात करें कि विघटन करने की क्षमता के आधार पर, विघटित होने की क्षमता के आधार पर, पॉल्यूटेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है ये बायोडिग्रेडेबल, यानी इनको बैक्टीरिया आदि विघटित कर ले जा रहे हैं कि नहीं, यानी बैक्टीरिया द्वारा विघटन के आधार पर, इनकी विघटन क्षमता के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इस आधार पर यानी प्रदूषक विघटित हो सकते हैं या नहीं विघटित हो सकते हैं ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका विघटन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। बायोडिग्रेडेबल में वह पदार्थ जैसे हमारी बजबजाती नालियां हो गई, नाले हो गए, घरों का कूड़ा कचरा जिसमें सीवेज पॉल्यूशन आता है, मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतु हो गए जो पानी में सड़ रहे हैं, सब क्या हो जाते हैं,
कुछ समय तक तो प्रदूषण करते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रदूषण नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे इनको वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव, इनको हम अवघटक कहते हैं, सड़ा गला करके क्या बना देते हैं, इनके सरलतम तत्वों में तोड़ देते हैं। जैसे कुत्ता मरा है तो आज बदबू कर रहा है, 1 आध महीने तक तो बदबू करके बहुत होगा ना, उसके बाद फिर कुत्ता क्या बन जाएगा, इन्हीं रासायनिक तत्वों में इसके जो सूक्ष्म जीव हैं उनके जिन तत्वों से मिलकर बना है उसमें तोड़ के वातावरण को लौटा देंगे, और बाद में 1 महीने बाद आएंगे जहां कुत्ता मरा था वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब सड़ गल के खत्म हो गया है, कुत्ते की बदबू भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे प्रदूषक, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जिनको सूक्ष्म जीव सड़ा गला करके समाप्त कर देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये लंबे लाइफ लॉन्ग पोल्यूशन नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ये क्या होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, इनको बैक्टीरिया आदि सड़ा गला नहीं पाते। ठीक है, और इसमें जानते हो क्या आते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स आते हैं जो हम अपनी फसलों में यूज करते हैं। ठीक है, अपने घरेलू सामानों को बचाने के लिए हम जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, गैमेक्सिन हुआ, डीडीटी हुआ, ये सब ऐसे खतरनाक रसायन हैं। पॉलीथीन इवन हमारी हजारों साल तक ये प्रदूषण उत्पन्न कर सकती है, नष्ट नहीं होगी। पॉलीथीन का ढेर देखिए लगा रहता है, वो नष्ट नहीं होती है। तो ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, पॉल्यूटेंट है। ये लाइफ लॉन्ग प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, हमारी हजारों पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन ये नष्ट नहीं होंगे। डीडीटी अगर एक बार मिट्टी में आ गया तो हजारों साल तक मिट्टी में रह सकता है। पेड़ पौधे से अपनी जड़ों से अवशोषित करके अपने फलों, पत्तियों, तनों आदि में इकट्ठा करते रहेंगे ना अपने विभिन्न भागों में, और इंसान उनको खा करके कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होता रहेगा। जो कैंसर इंसानों में हो रहा है उसके पीछे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, जिनमें पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है ना, समझ लो ना। तो इनके कारण जो हम सब्जियां खा रहे हैं, सब्जियों में क्या आजकल कोई भी सब्जी बिना दवाई के नहीं उगा रहे हैं। दवाई क्या होता है, रसायन होते हैं, उनको किसान जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है बाजारों से लेता है, ले जाके छिड़क देता है। कुछ ऐसे ही रसायन भी है जो प्रतिबंधित है लेकिन वो भी बाजारों में उपलब्ध है, और उनको किसान ले जाके, जैसे डीडीटी हुआ, गैमेक्सिन, प्रतिबंधित रसायन, इनको आप फसलों में नहीं डाल सकते, लेकिन किसान सबसे पहले यही चीजें सस्ती मिल जाती है और लिया 1 किलो पूरे खेत में छीट दिया, राख में मिलाया, छीट दिया, और उससे क्या होता है, उससे जो परागण करने वाले हमारे लाभदायक कीट हैं वो मर जाते हैं। हानिकारक कीट तो बाद में मरेंगे, तो जो मरेंगे ही, केचुए मर जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं, समझे ना। जितने भी हमारे लाभदायक, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, जो जीव जंतु है, वो सब के सब उनके कारण मर जाते हैं। और दूसरा, ये रसायन मिट्टी में, मृदा में मिल जाते हैं, हवा में, जब तक हवा के थ्रू हमारी सांस नली से होकर के सांस के रास्ते भी ये अंदर चले जाते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, समझे ना। और साथ ही साथ ये मृदा में आ जाते हैं और पौधे इनको अपनी जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और अवशोषित करने के कारण जो है, अवशोषित करने के कारण ये क्या होता है, एक उनके विभिन्न भागों में इकट्ठा हो जाते हैं। इंसान जब इन फलों, पत्तियों आदि को खाता है तो क्या होता है, वो ये रसायन उसके अंदर जाके इकट्ठा हो जाते हैं विभिन्न भाग, फेफड़ों में, ब्लड में ना, और इसके कारण उसके फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर ना इकट्ठा हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से अगर देखा जाए तो भारतीयों में इन रसायनों का प्रतिशत दुनिया की अन्य भागों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए भारतीयों में ज्यादा कैंसर की तीव्रता इस समय बढ़ रही है। ठीक है, और दुनिया में तो एक कोई नियम बनाया जाता है, उस पर रोक लग जाती है, लोग उसको, अगर वहां की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया लोग उसको यूज नहीं करते। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है, अपने यहाँ के किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरी चोरी छिपे और रसायन बिकते हैं, उसको ला करके लोग ना यूज करते हैं इन फसलों में, और इसका परिणाम होता है फसलें हमारी जहरीली हो जाती, जहर से भरी होती है। जी, बैगन को आप खाते हो ना, वो बैगन अगर 1000 रुपए का बैगन है, विशेष करके बरसात में जो बैगन उगाया जाता है, तो उसमें कम से कम 300 रुपए का पेस्टिसाइड होता है। एक किसान हमको बता रहा था। ठीक है, तो ये ही होता है। अब 300 रुपए का पेस्टिसाइड अगर 1000 का बैगन है, तो पेस्टिसाइड उनको कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़े तो मर जाते हैं, ठीक है, बैगन हो जाता है, लेकिन बैगन का जो होता है, जो पेस्टिसाइड है, जमीन में गिरते हैं और पौधे उसको अपनी जड़ों से इकट्ठा करके फलों आदि में इकट्ठा किए रहते हैं।
और इसको जब हम खाते हैं तो सीधे सीधे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं। ठीक है, अभी इसी का हम एक मिनीमाटा की खाड़ी का उदाहरण जब हम जल प्रदूषण पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे इसका बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि पॉल्यूटेंट दो आधारों पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी आधार एक करके, यानी वातावरण में उपस्थित पहले से है या बाद में है, इस आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी वातावरण में उपस्थित होते हैं पहले से ही, सेकेंडरी बाद में पढ़ते हैं, जैसे ओजोन और पैन हो गया। और दूसरे विघटन क्षमता के आधार पर दो प्रकार के, बायोडिग्रेडेबल सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो सकते हैं कि नहीं, और सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं हो सकते। इस आधार पर सूक्ष्म जीवों द्वारा जो विघटित हो सकते हैं उनमें हमारा सीवेज पॉल्यूशन आता है, घरों का कूड़ा कचरा, बजबजाती नालियां नाले, ठीक है, और मरे गले ना पेड़ पौधे जीव जंतु जो मर जाते हैं सड़ते हैं उसमें ये सब आते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में विभिन्न प्रकार के रसायन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज पॉल्यूशन और पॉल्यूशन उत्पन्न करने वाले पॉल्यूटेंट को लेकर के मैं समझता हूं आप समझ विकसित कर ली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की, वायु प्रदूषण की। तो चलिए आगे चलते हैं।